मेरे विद्यार्थियों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करते हैं जो टर्म 2 एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 अंक वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, सत्ता के नए केंद्र के किन्हीं 4 संगठनों के नाम लिखिए। सत्ता के नए केंद्र के 4 संगठनों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है आसियान, दूसरा है यूरोपीय संघ, तीसरा है सार्क, चौथा है ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? इसके संस्थापक देशों के नाम लिखें। तो आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। आसियान के संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्हीं 5 देशों ने 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। बाद में आसियान में 5 और देश आ गए, जिससे इसके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। बाद में आने वाले देशों के नाम हैं ब्रुनई दारुसलेम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। इस तरह वर्तमान में आसियान में 10 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आसियान शैली किसे कहते हैं? आसियान शैली के बारे में पूछा गया है। आसियान के देशों के बीच अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। इसे आसियान शैली कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों की बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आसियान के देश किसी विवाद की स्थिति में सैन्य टकराव नहीं करते, बल्कि बातचीत और सहयोगात्मक मेल मिलाप के द्वारा किसी समस्या का समाधान करते हैं तथा कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। इसे आसियान शैली यानी आसियान वे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। इसे आसियान क्षेत्रीय मंच यानी आसियान रीजनल फोरम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया है। इस कथन की पुष्टि के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। हाल के वर्षों में भारत ने आसियान पर पर्याप्त ध्यान दिया है। इस कथन की पुष्टि के लिए 2 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला तर्क है, भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में लागू हुआ है। दूसरा तर्क है, 25-26 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान संवाद सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत आसियान शिखर वार्ता की 15वीं वर्षगांठ और भारत आसियान सामरिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए नेताओं ने डाक टिकट भी जारी किए। इस सम्मेलन की थीम थी साझा मूल्य सामान्य लक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां और वृत्त किस बात के प्रतीक हैं? आप यहाँ देख सकते हैं, आसियान का फ्लैग है और इसमें एक सर्किल है और उस सर्किल के अंदर धान की 10 बालियां हैं जिन्हें बांधा गया है। आसियान के ध्वज में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों अर्थात आसियान के 10 सदस्य देशों के प्रतीक हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। इस ध्वज में वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय संघ की सीमाओं को लिखें अथवा ऐसे मुद्दों को लिखें जिस पर यूरोपीय संघ के देशों के बीच सहमति नहीं है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर सहमति नहीं है। पहला मुद्दा है, डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। मतलब डेनमार्क और स्वीडन ऐसे देश हुए जो मास्ट्रिक्ट संधि अर्थात यह वही संधि है जिसके द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है, उसको मानने का प्रतिरोध किया और वहाँ की जो मुद्रा है यूरो उसका भी प्रतिरोध किया। दूसरा पॉइंट है, साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति होने के बावजूद भी यूरोपीय संघ के देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे इराक पर अमेरिकी हमले का ब्रिटेन ने समर्थन किया,
जबकि जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया। थर्ड पॉइंट है 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना एक अलग संविधान बनाना चाहा जो असफल हो गया। और फोर्थ पॉइंट है ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। और लास्ट पॉइंट है वर्तमान में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है, जो उसकी एक कमी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, सार्क के मुख्य उद्देश्यों को लिखें। बच्चों, सार्क का मतलब होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और सार्क में 8 देश होते हैं, उनके नाम भी आप एक बार देख लें। ए फॉर होता है अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, और एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम का मतलब हुआ यहाँ मालदीव, बी का मतलब है भूटान, और दूसरे बी का मतलब है बांग्लादेश, और एस का मतलब है श्रीलंका। अपनी MBBS, यदि आप इस कोड को याद रखें तो आपको सार्क के सदस्यों के नाम भी याद रहेंगे। तो आइए मुद्दों की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है सार्क के मुख्य उद्देश्यों को लिखें। सार्क के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास को तेज करना। थर्ड पॉइंट है आपसी विश्वास और समझ से क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। और चौथा है दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है? मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक मदद हुआ। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। बच्चों, आप यहाँ पूछ सकते हैं कि मार्शल योजना क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सहायता को मार्शल योजना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मास्ट्रिक्ट संधि क्या है? यूरोपीय संघ के गठन के लिए फरवरी 1992 में जिस संधि पर हस्ताक्षर हुआ उसे मास्ट्रिक्ट संधि कहते हैं। नवंबर 1993 से यह संधि लागू है, यानी कि नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ कार्य करने लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण थे? तो यूरोपीय संघ के निर्माण के या गठन के निम्नलिखित कारण थे या निम्नलिखित उद्देश्यों से इसका गठन किया गया। पहला है यूरोप के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है अमेरिका की आर्थिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए, और तीसरा है यूरोप में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बच्चों, अब 4 अंक वाले प्रश्न आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 है आसियान के मुख्य उद्देश्यों को लिखें, अथवा आसियान की स्थापना के पीछे क्या कारण थे? आसियान की स्थापना के पीछे निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए, दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करने के लिए, थर्ड है विश्व के देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना और कानून के शासन के लिए, और अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों को लिखें। तो क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला है उस क्षेत्र की जनता के कल्याण और जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। दूसरा पॉइंट है क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास लाना, और तीसरा है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, और चौथा है अन्य देशों के साथ सहयोग करना। पांचवा पॉइंट है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना, और छठा पॉइंट है क्षेत्र की समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करना, और 7वां पॉइंट है अन्य क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, और नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। बच्चों, क्षेत्रीय संगठन के हमने 8 उद्देश्य लिखे हैं, जबकि यह प्रश्न 4 मार्क्स में मैंने यहाँ शामिल किया है। 4 अंक में आया तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिखना,
लेकिन यदि 6 अंक में आ जाए तो आप सभी पॉइंट को नोट करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यूरोपीय संघ की विशेषताओं को लिखें। तो यूरोपीय संघ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है एक समान सुरक्षा नीति और एक समान विदेश नीति। दूसरा है विश्व की सबसे बड़ी सेना। तीसरा है एक समान मुद्रा यानी कि यूरो का चलन। और चौथा पॉइंट है मुक्त व्यापार की नीति। और पांचवा पॉइंट है वीज़ा मुक्त आवागमन। मतलब यूरोपीय संघ के देशों में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक संसद, एक स्थापना दिवस, एक गान और एक झंडा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों यह क्वेश्चन मैप बेस पर है। इसमें यूरोपीय संघ के एक पॉलिटिकल मैप को दिखाया गया है, आप इसे देख लें। इस मैप में ए बी सी डी से, देखिए ए बी सी और डी से 4 देशों को डिनोट किया गया है और इन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है यूरोपीय संघ का एक ऐसा देश जो मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया। तो बच्चों आप जानते हैं कि यूरोपीय संघ के 2 देश स्वीडन और डेनमार्क ने मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया था। तो आइए मैप में देखते हैं किस देश को दिखाया गया है। तो मैप में आप देख सकते हैं जहां डी लिखा है यह स्वीडन है। तो आंसर सोल्व कर देखते हैं इसका। एक के सामने हम डी लिख देंगे और इधर स्वीडन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वह देश जो हाल ही में यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया है। तो यह ब्रिटेन है और हम देख रहे हैं कि मैप में ब्रिटेन को सी से डिनोट किया गया है। तो आइए आंसर बनाते हैं इसका। 2 के सामने हम यहाँ सी लिख देंगे और इधर ब्रिटेन। और थर्ड क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का वह देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। तो यह फ्रांस है। तो मैप में देखें कि फ्रांस को किससे डिनोट किया गया है। मैप में फ्रांस को बी से डिनोट किया गया है। तो थर्ड के सामने बी लिखेंगे और इधर फ्रांस लिखेंगे, यहाँ बी लिख दीजिए। और अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का वह देश जो इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ था। तो इराक पर अमेरिकी हमले के खिलाफ 2 देश थे, फ्रांस और जर्मनी। तो यहाँ मैप में फ्रांस की चर्चा हो चुकी है, इसलिए बाकी जर्मनी होगा। और जर्मनी को ए से डिनोट किया गया है, ठीक है। और फ्रांस को बी से डिनोट किया गया है, ब्रिटेन को सी से डिनोट किया गया है और स्वीडन को डी से डिनोट किया गया है। एक बार फिर से सुन लें, यूरोपीय संघ का वह देश जो मास्ट्रिक्ट संधि का विरोध किया। तो मैप के अनुसार स्वीडन है और इसको डी से डिनोट किया गया है। और सेकंड क्वेश्चन था यूरोपीय संघ का वह देश जो यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया है। तो वह ब्रिटेन है और मैप में ब्रिटेन को सी से डिनोट किया गया है। और अगला क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ का वह देश जो यूएनएससी में स्थायी सदस्य है। तो वह फ्रांस है और इसको बी से दिखाया गया है। और अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का वह देश जो इराक पर अमेरिकी हमले का विरोध किया था। तो जर्मनी को वहाँ ए से दिखाया गया है। तो इस तरह मैप का प्रश्न सोल्व हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों का वर्णन कीजिए। तो आसियान के प्रमुख स्तंभों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान के आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान के लिए साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है। तीव्र आर्थिक विकास भी आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट है आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान के देश क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक अर्थात युद्ध तक नहीं ले जाते हैं, बल्कि बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान कर लेते हैं। देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। और थर्ड पॉइंट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इस समुदाय का उद्देश्य है आसियान के देशों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना और प्राथमिकता देना, मानव संसाधन विकास में निवेश और समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, क्या वर्तमान में आसियान प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए।
तो वर्तमान समय में आसियान प्रासंगिक है। आसियान की प्रासंगिकता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पहला है, आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व के शक्तिशाली देशों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। दूसरा पॉइंट है, भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकास करने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के कारण आसियान और भी आकर्षक बन गया है। और थर्ड पॉइंट है, निवेश के मामले में आसियान दुनिया के पसंदीदा क्षेत्रों में से एक है। और फोर्थ पॉइंट है, आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। और फिफ्थ पॉइंट है, आसियान निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया बनने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर दी है। और छठा पॉइंट है, आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इन बातों से आसियान की प्रासंगिकता सिद्ध हो जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है। ब्रिक्स क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखें। तो ब्रिक्स दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों का एक संगठन है। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के बीच व्यापारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से BRIC की स्थापना की गई। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिससे इसका नाम BRICS हो गया। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। अब इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। पहला उद्देश्य है अस्थायी, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए कार्य करना। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और तकनीकी मामलों में एक दूसरे का सहयोग करना। और थर्ड पॉइंट है आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। और चौथा पॉइंट है सदस्य देशों के बीच राजनीतिक सहयोग एवं संवाद को बढ़ाना। और पांचवा पॉइंट है साझा चुनौतियों का मिलजुल कर समाधान करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है, 6 अंक वाले प्रश्न आ गए और प्रश्न संख्या 19 है, ब्रिक्स के बारे में है। ब्रिक्स सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे उभरा है, समर्थन में तर्क दें। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिक्स सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरा है, इसके समर्थन में तर्क दें। तो ब्रिक्स सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभरा है, इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला तर्क है, विश्व के कुल व्यापार का 18% हिस्सा ब्रिक्स देशों का है। दूसरा पॉइंट है, विश्व की जनसंख्या का 42% हिस्सा ब्रिक्स के देशों में निवास करती है, यानी कि दुनिया में कुल जनसंख्या का 42% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में निवास करती है। थर्ड पॉइंट है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ब्रिक्स देशों के हैं, यानी कि दुनिया में जितना भी क्षेत्रफल है उसके 30% हिस्से पर ब्रिक्स के देश हैं। और अगला पॉइंट है, विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 23% हिस्सा ब्रिक्स देशों का है। और ब्रिक्स के 2 सदस्य देश भारत और चीन नई आर्थिक शक्ति हैं और सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अगला पॉइंट है, ब्रिक्स के 2 सदस्य देश रूस और चीन UNO के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं और उनके पास वीटो पावर भी है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत को किन आधारों पर 21वीं सदी की एक प्रमुख वैश्विक शक्ति माना जा सकता है, उल्लेख कीजिए। यानी कि भारत को किन आधारों पर विश्व की एक वैश्विक शक्ति या एक आर्थिक शक्ति कहें या सत्ता का नए केंद्र कहें, कैसे माना जा सकता है, इसके लिए तर्क प्रस्तुत करना है। तो लिखेंगे इसके बारे में, निम्नलिखित आधारों पर या निम्नलिखित तर्कों के आधार पर 21वीं सदी में भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति माना जा सकता है। पहला तर्क है, भारत खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादन एवं श्रम शक्ति में विश्व में दूसरे स्थान पर है। दूसरा है, भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को अपना लक्ष्य बनाया है। और थर्ड पॉइंट है,
सामरिक दृष्टि से भारत बड़ी सैन्य शक्ति एवं परमाणु शक्ति संपन्न देश है। और चौथा है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में भारत विश्व का 19वां सबसे बड़ा निर्यातकर्ता देश बना है। और अगला पॉइंट है, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता देश है। और अगला पॉइंट है, भारत दूरसंचार के क्षेत्र मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। पूछा गया है इसमें कि 21वीं सदी में रूस को किन आधारों पर सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में माना जा सकता है। तो इसकी बात भी कर लेते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ के विघटन से पहले यह सोवियत संघ का सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र था। 21वीं शताब्दी में रूस को निम्नलिखित आधारों पर सत्ता के एक केंद्र के रूप में माना जा सकता है। पहला आधार है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 7वां देश रूस है। सेकंड पॉइंट है, रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन तथा गैसों के विशाल भंडार हैं। प्राकृतिक संसाधनों की वजह से रूस विश्व में एक शक्तिशाली देश है। थर्ड पॉइंट है, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और चौथा पॉइंट है, रूस एक विकसित देश है तथा वर्तमान में इसका सकल घरेलू उत्पाद विश्व में 11वें स्थान पर है। और अगला पॉइंट है, रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसके पास हथियारों का विशाल भंडार है और यह हथियारों का एक निर्यातक देश भी है। और अगला पॉइंट है, रूस का कुछ भाग एशिया में है और इसका कुछ भाग पूर्वी यूरोप के अंदर आता है। इसे यूरेशिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि रूस इन दोनों महाद्वीपों का एक महत्वपूर्ण देश है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। इजराइल विश्व की उभरती हुई नई शक्ति है, इस कथन की विवेचना करें। अथवा इजराइल को किन आधारों पर सत्ता का नया केंद्र माना जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। तो इसकी बात करते हैं बच्चों। इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक यहूदी देश है। प्रतिकूलता के विरुद्ध निरंतरता इस देश की पहचान है। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण इजराइल आज विश्व की एक उभरती शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है। पहला पॉइंट है, इजराइल विश्व का 8वां सबसे बड़ा सैन्य शक्ति वाला देश है। इसकी सेना में लगभग 35 लाख जवान हैं। लड़कों को 3 वर्ष और लड़कियों को 2 वर्ष के लिए सेना में काम करना अनिवार्य होता है। सेकंड पॉइंट है, इजराइल का सकल घरेलू उत्पाद विश्व में 21वें स्थान पर है। थर्ड है, यह नवीन तकनीकों को विकसित करने और उन्हें विश्व के अन्य देशों में निर्यात करता है। अगला है, वैज्ञानिक उत्पाद के मामले में इजराइल विश्व में 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, इजराइल में प्रति 10,000 कर्मचारियों पर 140 वैज्ञानिक और तकनीशियन हैं, जो विश्व में सबसे बड़ा अनुपात है। और अगला पॉइंट है, इजराइल ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में नवीन तकनीक विकसित की है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, मोसाद उन्हें ढूंढ निकालता है। और अगला पॉइंट है, 2021 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। आसियान के साथ यूरोपीय संघ की तुलना करें। जब भी तुलना करने की बात आती है तो हम पेज को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं और एक साइड आसियान लिखेंगे और दूसरे साइड लिखेंगे यूरोपियन यूनियन। और आसियान के फर्स्ट पॉइंट को लिखेंगे इस साइड, तो दूसरे साइड यूरोपियन यूनियन के भी फर्स्ट पॉइंट को लिखेंगे। लेकिन बच्चों मैंने यहाँ ऐसा नहीं किया है, मैंने अलग अलग लिखा है। आप पेपर में अगर इस तरह का प्रश्न आए तो पेज को 2 भाग में लिखकर तुलना करना या अंतर स्पष्ट करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने दोनों टॉपिक के बारे में, आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में अधिक से अधिक पॉइंट को यहाँ लिखा है। तो प्रश्न 6 अंक में आए तो आप कम से कम 6 पॉइंट लिखना, अगर 4 अंक में आए तो 4,
और 2 अंक में आए तो 2 या 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले आसियान की बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी। इसके संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के देशों ने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहकारी बातचीत के रूप में आसियान शैली को अपनाकर काफ़ी यश कमाया है। इसे आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच यानी कि ARF की स्थापना की गई। 2003 में आसियान ने सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और अगला पॉइंट है, आसियान की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। और नेक्स्ट है, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड एरिया बनाने पर भी ध्यान दिया है। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई है। इस सहयोग संगठन के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की और 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। थर्ड पॉइंट है, यूरोप के पूंजीवादी देशों में अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन हुआ। और फोर्थ पॉइंट है, सोवियत संघ के पतन के बाद यूरोपीय संघ के गठन के लिए फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ और नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यानी कि नवंबर 1993 से यूरोपीय संघ काम करने लगा हुआ है। और फिफ्थ पॉइंट है, यूरोपीय संघ का अपना ध्वज, अपना गान, स्थापना दिवस और मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, 2016 में यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका GDP 17,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो अमेरिका के GDP के लगभग बराबर था। और अगला पॉइंट है, वर्तमान में यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। इसके पास वीटो पावर भी है। और नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। प्रश्न है, चीन के अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि चीन ने आर्थिक विकास किया है, इसके कारणों को लिखें, या चीन के आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास के कौन कौन से कारण हैं। तो आइए बात करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान या विकास के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण है, चीन ने शॉक थेरेपी को न अपनाकर चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोला। और दूसरा पॉइंट है, खुले द्वार की नीति, ओपन डोर पॉलिसी। बच्चों, ओपन डोर पॉलिसी क्या है? यह प्रश्न सिंगल यानी अकेला 2 अंक में आ सकता है, तो आप लिखना इसके बारे में। 1978 में चीन के नेता देंग शाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और चीन के द्वार दुनिया के देशों के लिए खोल दिया, जिससे व्यापार के माध्यम से चीन दुनिया के देशों से जुड़ गया और चीन का आर्थिक विकास शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति, पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1979। विशेष आर्थिक क्षेत्र के द्वारा चीन के साथ व्यापार में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया गया, जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हुई और आर्थिक विकास और भी तेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि कार्यों का निजीकरण 1982। चीन में सार्वजनिक कृषि को निजी हाथों में सौंप दिया गया। मतलब 1982 से पहले चीन में कृषि कार्य सार्वजनिक था, अब उसे निजी हाथों में सौंप दिया गया, जिससे कृषि भी लाभ की स्थिति में पहुंच गया। और नेक्स्ट पॉइंट है, उद्योगों का निजीकरण 1998। कृषि के निजीकरण के बाद चीन में उद्योगों का निजीकरण भी कर दिया गया, जिससे उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई और निर्यात में भी वृद्धि हो गई। और अगला पॉइंट है, 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की सदस्यता ले ली, मेंबरशिप ले लिया,
जब चीन ने WTO को ज्वाइन किया तो उसके व्यापार में और भी वृद्धि होने लगी, क्योंकि आप जानते हैं कि WTO का कार्य है विश्व में व्यापार के नियमों को, विश्व में ट्रेड के नियमों को, रूल्स को तय करना। तो चीन व्यापार के नियमों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है और उसके व्यापार में वृद्धि हुई है। तो ये थे चीन के आर्थिक विकास के विभिन्न कारण। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी संगठन बनाती है, अथवा यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या करें, अथवा यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा। तो इसकी बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, यूरोप का सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ है। इसकी जड़ें 1948 से मानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय संघ का अपना झंडा, एक गान, एक स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है। थर्ड पॉइंट है, यूरोपीय संघ के देशों की साझी विदेश नीति और साझी सुरक्षा नीति है। और फोर्थ पॉइंट है, 2016 में यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका GDP 17,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो अमेरिका के GDP के लगभग बराबर है। फिफ्थ पॉइंट है, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना अधिक है। और छठा पॉइंट है, इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और अगला पॉइंट है, इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। और अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ का एक देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और यह देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है जिसके पास वीटो पावर है। और अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है, जो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरे स्थान पर है। और अगला पॉइंट है, यूरोपीय संघ के आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के देशों पर भी है। यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा और इसमें कहा गया है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरी में सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में। दक्षिण एशियाई देशों के द्वारा बहुपक्षीय माध्यमों से सहयोग विकसित करके सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पहल है। इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण और उसके जीवन स्तर में सुधार लाने में सार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट है, 1985 में स्थापित इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्यों ने 2004 में साफ्टा SAFTA, साफ्टा का मतलब है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया / एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके और इस साफ्टा के जरिए दक्षिण एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के गठन का वादा किया गया और साफ्टा 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ। साफ्टा का लक्ष्य है सार्क के सदस्य देशों के बीच जो आपसी व्यापार है इसमें सीमा शुल्क को धीरे धीरे कम कर देना। और बात करते हैं सार्क के लिमिटेशंस की, यानी कि इसकी सीमाओं की बात करते हैं। सार्क के छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा के जरिए भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है, यह इसकी लिमिटेशन है। और दूसरे लिमिटेशन की बात करते हैं, सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी मतभेद बहुत अधिक हैं। कहीं सीमा विवाद है तो कहीं जल विवाद तो कहीं जातीय संघर्ष है और किसी देश में लोकतंत्र की समस्या भी है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद भी था, लेकिन उसे सिंधु जल समझौते के द्वारा काफ़ी हद तक सुलझाया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी जल विवाद को लेकर एक फरक्का जल समझौता हुआ जो काफ़ी हद तक इसे सुलझाया हुआ है। और श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक शासन आते जाते रहते हैं, यह भी इसकी सीमाएं हैं। फिलहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ टर्म से लोकतंत्र
लगातार आ रहा है। और अगला पॉइंट है इसमें, भारत और पाकिस्तान के बीच कट्टू संबंध भी सार्क की सफलता में बाधक है। और अगला पॉइंट है, सार्क के सदस्य देशों में अशिक्षा, बेरोजगारी और निर्धनता पाई जाती है, जो इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं सार्क की सफलता के लिए सुझाव। तो पहला सुझाव होगा, सार्क के देशों को बातचीत के माध्यम से अपने विवादों को सुलझा लेना चाहिए। जैसे भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में LBA किया है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को सुलझाया गया है। दूसरा पॉइंट है, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, आर्थिक विकास के लिए मुक्त व्यापार की नीति को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब साफ्टा का विस्तार करना चाहिए, उसमें और भी रियायतें देनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, साझी विकास योजनाओं में सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। और अंतिम पॉइंट है इसका, सार्क के सदस्य देशों को सहयोग के नए क्षेत्र जैसे कि मुद्रा, ऊर्जा आदि क्षेत्रों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और सामूहिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना चाहिए। बच्चों, सत्ता के नए केंद्र चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सोल्व कर दिया है। आप इसके PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, हमने इसका लिंक वहाँ दिया हुआ है। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब श्योर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।